परम पूजनीय श्री गुरु जी का पुण्य स्मरण करने हेतु हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। विजया एकादशी यह उनका जन्मदिवस वैसे है। कार्यक्रम की सुविधा की दृष्टि से आज यह कार्यक्रम लिया गया है। परम पूजनीय गुरु जी के बारे में बोलना भी कठिन है। फिर थोड़े समय में बोलना और भी कठिन है। किसी भी व्यक्ति को कहा जाए कि जरा एमएससी का केमिस्ट्री का कोर्स एक 5-10 मिनट में जरा हमको समझा दीजिए, बड़ा कठिन काम है। लोग आजकल कहते हैं किसी भी विषय पर नहीं, थोड़ा सा जरा बताइए, ये बहुत कठिन काम है। दूसरा है, मेरे लिए यह संयोग की बात रही कि थोड़े ही दिन पहले यहीं दीनदयाल जी के बारे में भी बोलने के लिए मुझे आदेश हुआ था और मैंने उस समय कहा कि दीनदयाल जी और गुरु जी किस तरह की उनकी एक वेवलेंथ थी, कितनी एकात्मता दोनों के मन में, बुद्धि में, हृदय में थी। तो मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे आंखें दो है किंतु दृष्टि एक है, हाथ दो है लेकिन ताली एक ही बजती है, पैर दो है लेकिन चाल एक ही होती है, वैसे ही दो जीव थे। और इसलिए दीनदयाल जी के बारे में जो कहा वह गुरु जी के बारे में अधिक प्रकर्ष से लागू होता है कि इन लोगों को समझना बहुत कठिन है। केवल उनके सहवास में हम है इसलिए हम उनको समझ गए, यह ख्याल गलत है। और इसलिए परसों जो मैंने उदाहरण दिए थे वो गुरु जी के बारे में अधिक प्रकर्ष से लागू होते हैं। कहा था कि कीचड़ में मेंढक भी रहता है, कमल भी रहता है, और 24 घंटा मेंढक कमल के इर्द गिर्द में खेलता रहता है। इसके कारण यह समझना कि कमल का रसक ग्रहण मेंढक ने ठीक ढंग से किया होगा, गलत बात है। और दूसरा उदाहरण दिया था कि भगवान का विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन जो कहता है कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। माने तू हमारा मित्र है यह समझकर मैंने तुमको हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव ऐसा बाय फर्स्ट नेम, सिंगुलर नेम मैंने तुमको पुकारा होगा, जानते ही नहीं थे तुम कितने बड़े हो। तो प्रमाद के कारण हो या मित्रता के कारण हो, हमारे हाथ से गलती हुई, ऐसा जो उन्होंने कहा वही ऐसे बड़े लोगों के बारे में सबको अनुभव आता है। एक ने ऐसा लिखा है, जॉनसन का चरित्रकार बॉस्वेल रहा। एक ने ऐसा लिखा कि जॉनसन्स आर रेयर बट बॉस्वेल्स आर रेयरर। माने जॉनसन जैसे श्रेष्ठ पुरुष कम होते हैं लेकिन उनको ठीक ढंग से समझने वाले बॉस्वेल जैसे चरित्रकार और भी कम होते हैं, ऐसा कहा है। तो इस श्रेणी के ये जो लोग हैं इनके बारे में कुछ बोलना ये बहुत कठिन काम है। ज्यादा से ज्यादा इतना ही कह सकते हुए हमें वो कैसे दिखते थे, इतना ही कहा जा सकता है। वो क्या थे ये कोई नहीं कह सकता। माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है कोई बोल सकता है क्या? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखने के लिए जाएंगे तो आपकी टोपी गिर जाएगी, लेकिन एवरेस्ट का शिखर आपके दृष्टिपथ में नहीं आ सकता। तो इसलिए ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के बारे में बोलना यह कठिन कर्म है। लेकिन चूंकि आदेश हुआ है, आदेश का पालन करना संघ में अनुशासन है, इसलिए कुछ न कुछ बोलना पड़ रहा है।
वैसे हम जानते हैं कि परम पूजनीय श्री गुरु जी के महानिर्वाण के पश्चात चारों ओर से जो उनके बारे में श्रद्धांजलियां अर्पित की गई, उससे सर्वप्रथम स्वयंसेवक को भी पता चला कि उनके बारे में मान्यता कितनी थी, और श्रद्धांजलि ठीक ढंग से समर्पित करने वालों में अलग अलग मंचों से अलग अलग व्यक्तियों ने श्रद्धांजलियां अर्पित की थी। उसमें ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जीवन भर गुरु जी का विरोध ही किया था, और सबसे अधिक मार्मिक श्रद्धांजलि कम से कम शब्दों में देने वाला जो वृत्तपत्र था, उसने तो जीवन भर गुरु जी को विरोध ही किया था, जिसका नाम है ब्लिट्स। हमसे संबंधित जो वृत्तपत्र है, उन्होंने यदि साधना ने गुरु जी के बारे में बहुत लंबा चौड़ा लिखा होगा, इसमें आश्चर्य नहीं, लेकिन कम से कम शब्दों में एप्ट, एप्रोप्रिएट, उनके ऊंचाई का वर्णन बराबर करना, श्रेष्ठता का वर्णन बराबर करना ब्लिट्स जैसे पेपर ने किया। तब मेरे जैसे व्यक्ति को भी आश्चर्य हुआ कि ये विरोध जरूर करते थे, कई कारणों से विरोध करते होंगे, लेकिन श्रेष्ठता इनके भी आंखों से ओझल नहीं हुई थी। इसका प्रत्यय गुरु जी के मृत्यु के पश्चात आया। विशेष रूप से जहां तक स्वयंसेवकों का और सज्जन लोगों का संबंध है, मृत्यु पूर्व उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लिख कर रखे थे, वो पढ़कर तो लोग रोने लगे। उसमें भी जो एक बात उन्होंने कही थी, विरोधियों को भी वो बहुत आश्चर्यजनक प्रतीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा स्मारक मत बनाइए। इस देश में जहां अपना नाम कैसा बड़ा होगा, इसी की होड़ आज लग रही है, और मैं जीवमान हूं तब तक पद प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए, इमेज बिल्डिंग होना चाहिए, इसके लिए होड़ रहती है, और मृत्यु के बाद भी अपना नाम रहे, इसके लिए अपने पुतले कैसे बनाए जाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपने जीवन काल में ही अपने पुतले वगैरह बराबर बिठा देते हैं, क्योंकि पता नहीं बाद में कोई बनाएगा नहीं बनाएगा। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे जमाने में जब बाहर यह खबर आई कि मृत्यु पत्र में गुरुजी ने यही इच्छा प्रकट की है कि मेरा कोई स्मारक नहीं बनना चाहिए, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे एक लेफ्टिस्ट मित्र ने कहा, योर गोलवलकर वॉज ग्रेट इन लाइफ एंड ग्रेटर इन डेथ। ऐसा हमारे एक लेफ्टिस्ट मित्र ने कहा। एप्रिसिएशन व्यक्तिमत्व का हर जगह होता है, विरोध भले ही करे। गाली देना, विरोध करना, यह कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों का धंधा होता है, कुछ लोगों के लिए एक व्यवसाय होता है, सब ठीक है। किंतु एप्रिसिएशन होता है जहां बुद्धि है। तो उन्होंने कहा कि योर गोलवलकर वॉज ग्रेट इन लाइफ एंड ग्रेटर इन डेथ। किंतु इससे भी एक अच्छा अभिप्राय मुझे अभी अभी जब मैं केरला में गया था, तो हमारे पुराने, मैं संसद में था उस समय, जो हमारे साथ थे ऐसे एक मित्र, अभी वो लेफ्टिस्ट ही है, नेता है, उनकी हमारी मुलाकात हुई। अब उस समय वो सारा चल रहा था, हिंदू बैकलैश वगैरह जो बोलते हैं, ये बैकलैश शब्द हमारा नहीं है, लोग बोलते हैं। तो हिंदू बैकलैश वगैरह चल रहा था, तो चाय पीते पीते चर्चा निकली, तो उन्होंने ऐसा एक वाक्य कहा। परसों मैंने पंडित दीनदयाल जी के बारे में बोलते समय एक उदाहरण दिया था, जो पूरा यहाँ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसमें यह बात आई थी कि व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ ग्रेटनेस, श्रेष्ठता की कसौटी क्या है। तो दूसरे हमारे कम्युनिस्ट एमपी ने उत्तर दिया था, बालचंद्र मेनन ने, द लेंथ ऑफ वन शैडो ऑन फ्यूचर, कि मनुष्य की भविष्य काल पर छाया कितनी लंबी पड़ती है, उतनी मात्रा में वह श्रेष्ठता गिननी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। द लेंथ ऑफ वन शैडो ऑन फ्यूचर, ये बालचंद्र मेनन का वाक्य। तो उस दृश्य उसका मुझे स्मरण हुआ जब इस केरल के प्रवास में ये हिंदू बैकलैश की चर्चा चली। उन्होंने जो गाली देनी थी कम्युनलिस्ट करके वो दी, क्योंकि वह कर्मकांड है। जैसे किसी भी समय पूजा के लिए बैठते हैं
तो श्रुति स्मृति पुराण उक्त फल प्राप्त्यर्थम ऐसा न कहा तो वो पूजा पूरी नहीं होती। वैसे राजनीतिक भाषण होता है तो आरएसएस कम्युनलिस्ट ऐसे कहे बगैर वो कर्मकांड पूरा नहीं होता, ये तो अलग बात है। किंतु हिंदू बैकलैश की जब चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि योर गोलवलकर डेड इज मोर डेंजरस देन गोलवलकर अलाइव, ऐसा कहा। मैं स्मरण कर रहा था, उनका एग्जैक्ट वाक्य ऐसा था कि गोलवलकर डेड इज मोर डेंजरस देन गोलवलकर अलाइव। मुझे लगा कि ये गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट गुरुजी के लिए मिल गया है कि लेंथ ऑफ वन शैडो ऑन फ्यूचर, यह जो बात है इस दृष्टि से यह जो वाक्य है कि गोलवलकर डेड इज मोर डेंजरस देन गोलवलकर अलाइव, ये उन्होंने कहना, दिस इज द बेस्ट गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर गुरुजी, ऐसा मुझे उस समय लगा। एक अभूतपूर्व व्यक्तिमत्व था, अभूतपूर्व व्यक्तिमत्व। उनका मूल्यांकन जीवन में होगा या नहीं होगा कभी भविष्य काल में, ये कहना बहुत कठिन है। जहां तक उनके जीवन पट का सवाल है, मैं समझता हूं हम में से सब जानते हैं, उनकी जीवनी लिखी गई है, वो हमने पढ़ी है। 7 वॉल्यूम्स प्रकाशित हुए, समग्र गुरुजी करके 7 वॉल्यूम्स प्रकाशित हुए हैं। अभी अभी एक कादंबरी मराठी में प्रकाशित हुई है, मृणालिनी जोशी बाई ने लिखी हुई, राष्ट्राय स्वाहा करके। और भी छोटे बड़े ऐसे कई पुस्तक, नाना पालकर ने उनकी जीवनी लिखी, वह प्रकाशित हुई है। बापूराव भिशीकर ने अभी उनकी जीवनी लिखी, वह प्रकाशित हुई है। बहुत कुछ उनके बारे में प्रकाशित हुआ है। किंतु अभी भी ऐसा सबको लगता है कि गुरुजी क्या है, ये इसमें से पूरा चित्र नहीं आता। इसीलिए अपने बाबूराव चौथाई वाले अभी इस प्रयास में लगे हैं कि गुरुजी का कैरेक्टराइजेशन ठीक ढंग से कर सके। इस दृष्टि से लोगों के साथ मुलाकातें करना वगैरह उन्होंने शुरू किया है। हर प्रदेश में वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि गहराई इतनी है कि बिल्कुल बॉटम तक जाने का कोई प्रयास करेगा तो शायद कहीं दम उखड़ न जाए, इस तरह की गहराई है। और इसलिए सारा जीवन पर जानते हुए भी पूरी तरह से उनको जानना यह बहुत कठिन है। व्यक्तिगत रूप से जहां तक मेरा संबंध है, गुरुजी की श्रेष्ठता जानना तो हमारे बस के बाहर का था। कुछ घटनाओं से हमारे ऊपर परिणाम हुआ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बचपन से अच्छा स्वयंसेवक नहीं रहा। कॉलेज में जाने के बाद हम भी प्रोग्रेसिव बन गए थे। युवावस्था में हर एक आदमी प्रगतिशील बन जाता है, माने इरिस्पॉन्सिबल। बाद में फिर किसी ने पकड़कर हमको संघ में लाया, इसलिए आया। तो बिल्कुल बचपन से संस्कार युक्त ऐसी हमारी अवस्था नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे देखता गया यह जीवन, वैसे वैसे अधिकाधिक प्रभावित होता गया। बहुत घटना बोलना तो कठिन है, कुछ छोटी छोटी ही बातें कहे। मुझे स्मरण होता है कि मैं प्रचारक के नाते पहले ही केरला में जब गया, कैलिकट में, वहां गुरुजी की पहली विजिट हुई थी। वहां रामकृष्ण मिशन की महिला विंग थी, उन्होंने महिलाओं के लिए उनका एक भाषण अरेंज किया था। रामकृष्ण मिशन में ही अरेंज हुआ था। सामने रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के बड़े चित्र थे। गुरुजी के लिए आसन बनाया गया था। वो जो उनकी सेक्रेटरी थी, उन्होंने अंदर वो ले गई। गुरुजी ने दोनों को प्रणाम किया। फिर नारायणी कुट्टी अम्मा करके उनका नाम था, तो उन्होंने गुरुजी को कहा कि आपका आसन है। गुरुजी रिफ्यूज्ड टू सिट। उन्होंने कहा कि बिफोर माय गुरुज गुरु आई कैनॉट ऑक्युपाई दिस सीट। और जब बाहर निकले तो कोई कारण नहीं था बताने का, लेकिन हमारे प्रमुख एडवोकेट पीकेएम राजा उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने लगे। उन्होंने कहा कि जहां कहीं मुझे मौका मिलता है वहां मैं ऐसे स्थान को अवश्य विजिट देता हूं, क्योंकि बोले मैं अभी जवान हूं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है। ऐसी अवस्था में
मनुष्य को अहंकार होना स्वाभाविक होता है, ऐसा अहंकार न हो। इस दृष्टि से जहाँ कहीं ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के सामने खड़े होने का मुझे मौका मिलता है, मैं अवश्य वह मौका लेता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। कुछ कारण नहीं, किसी के दिमाग में नहीं। ये किस अवस्था का आदमी ऐसी बात बोल सकता है, इसकी कल्पना कुछ लोग कर सके। दूसरी एक घटना स्मरण हो रही। अपने संघ कार्य की एक विशेषता है कि संघ कार्य बढ़ रहा, यह भी सही है, लेकिन ये ऐसा अजीब कार्य है कि बाहर इसकी चर्चा चलती है कि संघ कार्य बढ़ रहा है, और शाखा में चर्चा चलती है कि संघ कार्य घट रहा है। अब इसमें से क्या सही है क्या नहीं पता नहीं। हम जहां जहां जाते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब ये संघ वाले चारों ओर बढ़ रहे हैं, हर जगह टांग अड़ा रहे हैं। शाखा में जाते हैं तो कहते हैं परसों 8:15 उपस्थिति थी, आज 5:45 हो गई, क्या किया जाए पहले से। और इसलिए सरसंघ चालक जी को उपदेश करने वाले लोग पहले से उपलब्ध है। संघ कैसे चलाना, इसलिए उपदेश करने वाले विजयादशमी 1925 से ऐसे लोग उपदेश करने वाले हैं। तो अपने पूजनीय बाड़ा साहब ने उस समय नागपुर का 4 दिन के पास था, एक बैठक अरेंज की थी प्रमुख कार्यकर्ताओं, और उसमें यह कहा था कि हर एक के मन में जो भी विचार है निसंकोच बोलो। तो बोलने वाले कुछ थे ही। एक ने कहा कि बस संघ की जो कार्य पद्धति है वो आउटडेटेड हो गई है। ये भी 1925 से कहा जा रहा है, ये नई बात नहीं है। कार्य पद्धति आउटडेटेड हो गई और उसमें परिवर्तन होना चाहिए, यह बात 1925 से कही जा रही। तो उन्होंने कहा कि आउटडेटेड हो गई है और इसमें आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। और बोलते बोलते आवेश में आकर उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होगा तो एवरीथिंग विल क्रम्बल डाउन, ऐसा कहा। अब एक एक आदमी की तबीयत होती है बोलते बोलते आवेश में आकर बोलने की। कार्यक्रम ऐसा था कि उस दिन गुरुजी ने सब सुन लेना, और फिर अगले बुधवार को नागपुर संघ चालक माननीय बाबा साहब भट्टाटे इनके यहाँ वही लोग जो इस बैठक में थे उनको फिर से बुलाया गया, और उस समय गुरुजी इसके बारे में अपना अभिप्राय या प्रतिक्रिया प्रकट करेंगे, ऐसा था। नीचे ही बैठे थे। आप में से जिसने गुरुजी को देखा होगा वो कल्पना कर सकते हैं, पालथी मानकर ऐसे बैठे थे, ऐसे हाथ। अब दीवार तो सामने बिल्कुल नजदीक सामने दीवार थी, तो भी दीवार की तरफ वो देख रहे थे और अन्य विषयों का परामर्श लेने के पश्चात वो इस विषय पर आए कि हमारे एक साथी ने ऐसा कहा कि ऐसा ऐसा उनके सुझाव के मुताबिक यदि हमने नहीं किया तो एवरीथिंग विल क्रम्बल डाउन। अब इतना बोलते समय वो एकदम गंभीर हो गए, सामने देख रहे थे दीवार की तरफ, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो दीवार को भेदकर दूर क्षितिज की तरफ देख रहे हो। ऐसा लगता था जैसे हम लोग वहां बैठे हैं, इसका उनको भान भी नहीं था, भूल गए थे। और जैसे मनुष्य आत्मगत सॉलिलॉकी खुद के साथ बात करता है, आधा मिनट रुककर दूर क्षितिज की तरफ देख रहे, इस तरह की दृष्टि। और फिर उन्होंने कहा कि वेल, इफ एवरीथिंग क्रम्बल्स डाउन आई विल बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या आत्मविश्वास है! इफ एवरीथिंग क्रम्बल्स डाउन आई विल बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसी जो अद्भुत बातें जिसमें से उनकी अंतरात्मा की झलक मिलती थी, इसके कारण हमारे जैसे व्यक्तियों के मन पर, हम कोई बहुत आस्तिक और श्रद्धालु नहीं थे, लेकिन श्रद्धा का प्रभाव होना यह स्वाभाविक था। कितनी ही घटनाएं ऐसी है, कितनी ही घटनाएं जिस पर से उनके अंतरात्मा की झलक हमें मिल सकती है। हमारे सौभाग्य से ऐसी कई घटनाएं संस्मरणों में उपलब्ध है, और जो साहित्य कहीं स्पॉटलाइट है, कहीं जो बाकी साहित्य है, इसमें कुछ उपलब्ध है। और परम पूजनीय गुरु जी का कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन यद्यपि दुनिया के सामने आज तक नहीं आया, तो भी हम लोगों को
साधारण कल्पना आ सके इतना साहित्य अब तक प्रकाशित हो चुका है। यह हमारे लिए समाधान की बात है। उनका संपूर्ण जीवन आपत्ति से टक्कर लेने के लिए ही भगवान ने निर्माण किया था, ऐसा लगता है। जैसे उत्तर रामचरितम में रामचंद्र जी अपने बारे में कहते हैं कि दुःखस्य सहनायैव रामे चैतन्य माहितम। दुख सहन करने के लिए ही राम में प्राण रखा गया है, माने राम में प्राण रखा गया है केवल दुख बर्दाश्त करने के लिए। दुःखस्य सहनायैव रामे चैतन्य माहितम। इसी तरह का सारा जीवन पट परम पूजनीय गुरु जी का भी है। एक के बाद एक क्राइसिस, एक के बाद एक आपत्ति। 1940 में सरसंघ चालक पद स्वीकार किया, आदेश के अनुसार ग्रहण किया परम पूजनीय डॉक्टर जी के, यह कहते हुए कि मेरी योग्यता तो इसके लायक नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा है कि सरसंघ चालक पद यह विक्रमादित्य का सिंहासन है। अयोग्य व्यक्ति भी विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठेगा तो वही बात बोलेगा जो ठीक है, उचित है। इस श्रद्धा के साथ मैं इस पद को ग्रहण कर रहा हूं। ऐसे वचनों के साथ उन्होंने सरसंघ चालक पद ग्रहण किया और 2.25 साल नहीं हुए तो देश में एक नई परिस्थिति निर्माण हुई, जिसमें उत्कट भावनाओं का प्रकर्ष चारों ओर देश में था। 1942 का आंदोलन, सभी को इसका पता है। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए स्वराज्य है आर्टिकल ऑफ फेथ रहा है। परम पूजनीय डॉक्टर जी का विजन बायफोकल था। नजदीक का इमीडिएट लक्ष्य, तात्कालिक लक्ष्य के नाते उन्होंने स्वराज्य को लिया था, और स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा तो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान पर यह चोट है, ऐसा वो मानते थे। और इसके कारण सभी आंदोलनों में भी उन्होंने स्वयं हिस्सा लिया था। यद्यपि 1931 के आंदोलन में स्वयं हिस्सा लेते हुए भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अलग रखा था आंदोलन से, और अपने साथियों को कहा था कि शाखाएं ठीक ढंग से चलाओ, हम जेल में जाकर आते हैं। कई लोगों को लेकर जेल में गए थे, स्वयं हिस्सा लिया था। तो नजदीक का जो देखने का चश्मा है, उसमें से स्वराज्य यह तात्कालिक लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य परम वैभवम नेतुमे तत्स्वराक्ष, और यह जो तात्कालिक लक्ष्य स्वराज्य था उसी को उद्देश्य मानकर उन्होंने कहा था कि याचि देहि याचि डोड़ा, संघ का ध्येय प्राप्त होना चाहिए। यह परम वैभवम के लिए नहीं था, क्योंकि परम वैभवम किसी भी एक पीढ़ी में तुरंत प्राप्त होगा यह समझने के लिए काफी मूर्खता की आवश्यकता है, इतनी वहां नहीं थी। किंतु स्वराज्य प्राप्ति यह जो तात्कालिक लक्ष्य है, उस दृष्टि से कहा याचि देहि याचि डोड़ा। तो स्वराज्य प्राप्ति यह हमारा लक्ष्य ही था और इस दृष्टि से प्रयास चल रहे थे। और 1942 के आंदोलन में भी कई लोगों ने हिस्सा लिया व्यक्तिगत रूप से, और हिस्सा लेने वालों को आश्रय देना, सहायता करना, यह काम भी कई स्वयंसेवकों ने किया, यह बात प्रसिद्ध है। किंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते क्या नीति अपनानी चाहिए, यह विचार का प्रश्न था। और जब भावावेश में आकर सब लोग विचार कर रहे थे उस समय, जैसे चारों ओर जब धुआं उड़ता है या धूल उड़ती है तो उस समय हर एक के आंख में धूल जाती है और सामने का दृश्य स्पष्ट नहीं दिखता, ऐसी अवस्था लोगों की हो जाती है। उस समय परीक्षा होती है नेतृत्व की, और उस परीक्षा में श्री गुरु जी ने क्या किया यह हम सब लोग जानते हैं। स्वराज्य प्राप्ति यह लक्ष्य है ही। कई लोगों ने उसमें व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया, उसकी कदर भी थी। तरह तरह से सहायता आंदोलनकारियों को की कई लोगों ने, यह भी ठीक ही था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते जो भूमिका रखी, बहुत दबाव था।
अंदर से बाहर से बहुत दबाव था कि जो संघ की शक्ति है सारी इस पे झोंक देनी चाहिए। अब ऐसे दबाव आते हैं। इस समय उदाहरण देना बहुत आवश्यक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूं कि जहां लीडरशिप की कसौटी होती है वहां ऐसे दबाव आते हैं। वास्तव में ये सब जानते थे कि 1942 का आंदोलन यह अनप्लान्ड था। स्वयं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने यह लिखा है कि यह क्रिमिनल बात थी हमारे नेताओं के लिए कि जनता को इतने बड़े आंदोलन में झोंक दिया लेकिन उसकी तैयारी नहीं की थी। ऐसा स्पष्ट अभिप्राय लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी प्रकट किया है। तैयारी वगैरह कुछ नहीं, आंदोलन करना न करना इसके विषय में हाई कमांड में दो मत। और पंडित जवाहरलाल नेहरू एग्जीक्यूटिव कमेटी में कहते, वर्किंग कमेटी में कांग्रेस के कहते हैं कि अभी हम आंदोलन शुरू करेंगे तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाले जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हिंदुस्तान का क्या होगा ये फिक्र कम थी, यूरोप के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वहां भी दो मत। ऐसी अवस्था में आंदोलन के लिए भावोत्कट ऐसी परिस्थिति अवश्य थी और संघ ने सारी शक्ति उसमें झोंक देनी चाहिए ऐसा माना गया था। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंपोर्टमेंट अंडर फायर। माने जब चारों ओर भावोत्कटता रहती है उस समय जो अपने को स्थिर रख सकता है। वाटरलू के लड़ाई के पूर्व 3 दिन इंग्लिश सेना ऊपर पहाड़ी पर थी, फ्रेंच सेना नीचे थी मैदान में। प्रशियन सेना इंग्लिश सेना की सहायता के लिए आ रही है यह खबर थी, दोनों को खबर थी और वह 3 दिन के बाद वहां पहुंच जाएगी या दोनों जानते थे। और इसलिए उनके आने के पहले इंग्लिश सेना को परास्त करना चाहिए, यह नेपोलियन का गेम था। और इस दृष्टि से इंग्लिश सेना को प्रोवोक करने के लिए, जिसको छापा मार लड़ाई कहते हैं, इस तरह से लोग छापा मार कार्रवाई करते थे। इसके कारण इंग्लिश सैनिक भी और उनके बाकी असिस्टेंट्स भी बहुत गुस्सा हो जाते थे, उत्तेजित प्रोवोक हो जाते थे, इंसाइट हो जाते थे और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के पास पहुंचते थे कि ये क्या समझते हैं, आप हमें इजाजत दीजिए, अभी हम जाकर इनको सबको अपना पराक्रम दिखाते हैं। लेकिन सारा यह जो आवेश था उसके दबाव में न आते हुए ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने 72 घंटे तक उनको रोक लिया। सभी लोग नाराज थे, 72 घंटे तक रोक लिया। दिस इज कंपोर्टमेंट अंडर फायर। सामान्य जो लोग रहते हैं चीप पॉपुलैरिटी के पीछे, लोग कहते हैं चलो भाई कर लो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। स्वयं अपना हिसाब था, अपनी एक रणनीति थी, स्ट्रैटेजी थी। 42 के समय परम पूज्य गुरुजी ने जिस गुण का परिचय दिया, इट इज कंपोर्टमेंट अंडर फायर। मुझे स्मरण होता है मैं भी उसमें था, हम कुछ लोग जाकर मिले, कहा कि भाई सबका कहना है कि झोंक दो आरएसएस को। गुरुजी ने कहा कि स्वराज्य ये इतनी मंगल बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नष्ट करते हुए भी स्वराज्य यदि प्राप्त होता है तो वह करणीय ऐसी बात रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। संघ के बारे में हमें कोई संस्थागत अहंकार या अभिमान ऐसी बात नहीं, लेकिन होगा क्या आगे का आप देखिए। और उन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं कि सब ताकत झोंक दो, उनके मन में यही विचार है कि सारी ताकत झोंक देने के कारण और कुछ हम लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं, ऐसी बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि क्रांति के दृष्टि से मैंने पूरे संघ का अपना जो काम है उसका अध्ययन किया। एक तो जनता का साथ कितना मिलेगा ये कह नहीं सकते, लेकिन मान लिया कि जनता 100% साथ देती है तो भी आज जो संघ का काम है उसके आधार पर बेलगांव से लेकर गोंदिया तक इतना प्रदेश है जहां हम क्रांति कर सकते हैं। बेलगांव से लेकर गोंदिया तक इतने प्रदेश में हम क्रांति कर सकते हैं। आगे क्या होगा? क्या इस तरह से क्रांति कार्य करना अनुचित है? उन्होंने कहा कि ये करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन ये प्रदेश कौन सा है? उस समय उन्होंने एक नया शब्द जो हमको उस समय नया था, आजकल तो बहुत चलता है, जियो पॉलिटिक्स का भी विचार करना पड़ता है, ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा कि यही प्रदेश जहां हम क्रांति कार्य कर सकते हैं, यदि आखिरी में कश्मीर में होता या आसाम में होता या केरला में होता तो फिर सोचा जा सकता था
क्योंकि ये बिल्कुल एक छोर पर है, आसाम, कश्मीर और केरला। किंतु हमारी ताकत, हम कुछ क्रांति कार्य कर सकते हैं। वह प्रदेश बेलगांव टू गोंदिया है, वह हिंदुस्तान के हार्ट में है। और यहाँ होने के कारण यदि हम यशस्वी भी हो जाते हैं तो भी तीनों चारों ओर से सेनाएं आ सकती है। हम भले ही बैरियर्स खड़े करें, रास्ते काट दे, रेलवे काट दे, कुछ भी किया तो भी, क्योंकि ये बीच में है, इसके कारण सेनाएं आ सकती है। और सेनाएं आ जाती है, फिर हम ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते। और एक बार यदि सेना का अमल शुरू हो जाएगा और उनका रिप्रेशन, उनका दमन चक्र शुरू हो जाएगा, तो आज जो लोग बड़े उत्साह में है, आवेश में है, वही कल चिल्लाने लगेंगे और इतना डिमोरलाइजेशन आएगा कि रेमेडी वर्स देन द डिसीज, ऐसी अवस्था दिखाई देगी। तो हमारा प्रभाव जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र की जियो पॉलिटिकल पोजीशन की यह डिमांड है कि हम ऐसा कुछ न करें, इसका होगा तो दुष्परिणाम होगा, अच्छा परिणाम नहीं होगा। ईमानदारी की बात है, हम लोगों ने सुना तो सही, लेकिन हम समझ नहीं पाए बात क्या है उस समय जब कहा गया। लेकिन 1949 में जब कम्युनिस्टों ने ऐसा ही प्रयास किया नैजाम के राज्य में, तेलंगाना में, और तेलंगाना में उन्होंने अपना एक ऐसा स्वतंत्र राज्य कार्व आउट किया और बाद में नैजाम पर आक्रमण हुआ, स्वराज्य सत्ता वहां स्थापन हुई और चारों ओर से तेलंगाना पर सेना जा पड़ी और कम्युनिस्टों को वहां से भागना पड़ा। दमन हुआ, डिमोरलाइजेशन वहां के जनता में बहुत आ गया। और फिर कम्युनिस्टों ने कहा कि दिस वाज द आइलैंड इन द मिड्स ऑफ कैपिटलिस्टिक ओशन, जो महासमुद्र के अंदर जैसा एक द्वीप रहता है वैसा हमारा था, चारों ओर से कैपिटलिस्टिक ओशन था, बीच में हमारा कम्युनिस्ट आइलैंड था, इसलिए हम परास्त हो गए। ऐसा जब कहा तो जियो पॉलिटिकल पोजिशन का कितना महत्व है और परम पूज्य ने, गुरु जी ने जो बात कही थी वह कितनी सच है, इसका उस समय थोड़ा आभास हुआ। और उससे भी माओ से तुंग ने, माओ झेडोंग ने जो अपना पहला कम्युनिस्ट पॉकेट बनाया था, वह चाइना के मध्य में था और चांग काई शेक की सेना अव्यवस्थित होते हुए भी चारों ओर से जब घेराव हो गया तो उनको अपनी पोजीशन रखना कठिन हो गया। और इसलिए अपने सेना को और अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 8000 मील का लॉन्ग मार्च करते हुए रशियन बॉर्डर के पास उनको जाना पड़ा और येनान प्रोविंस में अपना बेस ऑफ ऑपरेशन बनाना पड़ा। ये दोनों उदाहरण जब देखे तो 1942 में परम पूजनीय गुरु जी ने यह जो बात कही थी कि जियो पॉलिटिकल पोजिशन का विचार किए बगैर सोचना यह गलत बात होगी, उसका उल्टा परिणाम होगा, यह कितना सही था। यह लॉन्ग मार्च जो माओ ज़ेडुंग ने लिया, इसी कारण से उसके पश्चात हम लोगों के थोड़ा सा ध्यान में आया। दूरदृष्टि यह जो है, यह लीडरशिप की कसौटी है। ये कसौटी नहीं है कि लोगों ने कहा कि मारकाट करो तो लीडर कहता है करो, लोगों ने कहा भाग जाओ तो लीडर कहता है भाग जाओ। माने लीडर्स आर लेड बाय द मासेस, इसको लीडरशिप नहीं कहते। और गुरु जी की यही कल्पना थी, केवल चीप पॉपुलैरिटी के पीछे लगते हुए और जनता को सस्ती लोकप्रियता का क्या पसंद पड़ेगा, इसको वो लीडरशिप नहीं मानते थे। जिसका हमें आभास उस समय हुआ जब INA के बारे में झगड़ा चल रहा था कलकत्ता में। बंगाली लोग तो कहते थे कि यह क्रांति हो रही है। अवश्य यह जो कलकत्ता की क्रांति थी बड़ी सुविधाजनक थी। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद क्रांति शुरू होती थी, लंच टाइम तक क्रांति जोरदार चलती थी, लंच टू आफ्टरनून टी क्रांति बंद रहती थी, आफ्टरनून टू डिनर फिर क्रांति चलती थी। लेकिन बहुत मार काट, बसें जलाना, आदमी को मारना, सब कुछ चलता था। ऐसे अवस्था में परम पूज्य गुरु जी वहां पहुंचे। एक जगह भोजन के लिए बुलाया था। भोजन के पहले टेबल, शेल्फ, बाकी लोग कुर्सियों पर बैठे, अभी भोजन का बुलवा आएगा। तो उस समय किसी ने पूछा कि गुरुजी अभी जो हमारे कलकत्ता में चल रहा है रेवोल्यूशन का कार्य, इसके विषय में आपका अभिप्राय क्या है, ऐसा पूछा। तो गुरुजी जिस टेबल पर बैठे थे वहां नजदीक एक बुक शेल्फ था और कंप्लीट शेक्सपियर यह किताब वहां थी। गुरुजी ने देख लिया था। जैसे इन्होंने कहा कि अभी जो बंगाल में हमारे कलकत्ता में चल रहा रिवॉल्यूशन, उसके बारे में आपका क्या अभिप्राय है, उन्होंने वो कंप्लीट शेक्सपियर निकाला। उसमें से जूलियस सीजर यह नाटक निकाला। उस नाटक में एक प्रसंग ऐसा आता है
कि जूलियस सीजर की हत्या होती है। उस समय सारे लोग सीजर के खिलाफ है क्योंकि ब्रूटस ने लोगों को भड़काया है, किंतु सीजर के मृत्यु के पश्चात एंटनी का भाषण होता है और एंटनी ऐसा प्रभावी भाषण करता है कि सब लोगों को पता चलता है कि ब्रूटस ने हमको गुमराह किया था। उसने बताया था कि ये राक्षस है, वास्तव में ये बड़ा देवता पुरुष था, गलती से ब्रूटस के भड़काने के कारण हमने गलती से इसकी हत्या की, अब ब्रूटस को सजा देनी चाहिए। इसलिए वही मॉब, जिस मॉब ने सीजर की हत्या की थी, वही मॉब अब ब्रूटस का मकान जलाने के लिए उधर जाने लगा, शोरगुल मचाते हुए। उधर जाने वाले मॉब की तरफ देखकर एंटनी कहता है, Mischief thou art afoot, thou take what course thou wilt। इसका एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन देना कठिन है। Mischief thou art afoot, now take what course thou wilt। और उसमें thou wilt के नीचे उंगली रखते हुए गुरुजी ने कहा कि हमारा इतना ही मतभेद है कि take what course thou wilt नहीं, take what course we will, ये होना चाहिए, बस इतना ही मतभेद है, बाकी कोई मतभेद नहीं। इसका हिंदी में एग्जैक्ट देना बड़ा कठिन है, किंतु जो थोड़ा समझते हैं उनके लिए इतना पर्याप्त होगा। तो एक दूरदृष्टि थी और उसका परिचय 1942 में उन्होंने दिया और उस समय में ज्यादा से ज्यादा अपना कार्य बढ़ाने का प्रयास हुआ। वैसा ही क्राइसिस का प्रसंग स्वराज्य प्राप्ति और विभाजन के समय का था। उसके पूर्व चारों ओर देश का भ्रमण करते हुए उन्होंने जनता को जागरूक किया था, हिंदुओं को जागरूक किया था। और उस समय सब जानते हैं कि कांग्रेस के श्रेष्ठ नेताओं ने और स्वयं पूज्य महात्मा जी ने भी यह कहा था कि पाकिस्तान होगा तो मेरे प्रेत पर होगा, वैसे होने वाला नहीं। ईमानदारी से कहा था। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने ऐसे ही कहा, ऐसा नहीं, ऐसे ही कहने वालों में से महात्मा जी नहीं थे। लेकिन जिस समय नेहरू और पटेल ने पार्टीशन का सुझाव स्वीकार कर लिया तो गांधी जी बाद में, उस समय तो बंगाल में थे, फिर से मिलने आए और गांधी जी ने वायसराय को कहा कि ये जो सुझाव है ये मुझे स्वीकार नहीं। वायसराय ने कहा बट योर कांग्रेस हैज एक्सेप्टेड इट, योर कांग्रेस इज विथ मी, ऐसा कहा। तो गांधी जी ने कहा बट द कंट्री इज विथ मी, ये उस समय का आया था। उन्होंने कहा योर कांग्रेस हैज एक्सेप्टेड इट, कांग्रेस इज विथ मी, वायसराय ने कहा। इन्होंने कहा बट द कंट्री इज विथ मी। किंतु जैसे गांधी जी बाहर आए और लोगों के साथ बातचीत हुई तो उनको दिखाई दिया कि स्वातंत्र संग्राम में अपने साथ काम करने वाले लोग, जैसे किसी को जबरदस्ती से ब्रह्मचारी बहुत साल तक रखा गया तो वो शादी करने के लिए जैसे सामान्य मनुष्य से भी अधिक आतुर रहता है, वैसी ही आतुरता हमारे मित्रों में आ गई है। ऐसा जब देखा तो उनके सामने भी समर प्रसंग ऐसा निर्माण हुआ और फिर इच्छा न होते हुए बहुत दुख के साथ स्वीकार करना पड़ा। और उस समय का जो उनका AICC के सामने भाषण है, बड़ा रिमार्केबल भाषण है। तरह तरह के गांधी जी के बारे में अभिप्राय लोगों के हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स आर फैक्ट्स। तो उनके भाषण में उन्होंने कहा, वाक्य उनके ऐसे ही है कि आई एम अपोज टू पार्टीशन बट आई एडवाइस यू टू एक्सेप्ट इट बिकॉज योर लीडर्स हैव एक्सेप्टेड इट एंड वी आर नॉट नाउ इन ए पोजिशन टू चेंज द लीडरशिप इमीडिएटली। और आगे जाकर उन्होंने कहा कि यदि मैं 20 साल जवान होता तो मैं स्वयं रिवोल्ट करता और नया स्ट्रक्चर खड़ा करता, लेकिन मैं आज बुढ़ा हो गया हूँ, ये सारा करने की ताकत आज मेरी नहीं। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि इन्होंने जो स्वीकार किया इसको आप भी स्वीकार कीजिए। इस तरह का था। अब लोग बारीकियां तो जानते नहीं। पार्टीशन के समय पंजाब में, सिंध में संघ के स्वयंसेवकों ने क्या काम किया इसकी तो प्रशंसा होती है, लेकिन साथ ही साथ सर्व सामान्य आदमी के मन में आता है कि उस समय कुछ न कुछ करने का डिसीजन संघ ने क्यों नहीं लिया। वो समझते ही नहीं कि परिस्थिति क्या थी। उनके जो ऐसा कहते हैं कि उस समय गुरुजी ने ये क्यों नहीं डिसीजन लिया कि हम पार्टीशन का विरोध करेंगे, उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, वो बड़े रोमांटिक लोग हैं। उनके मन में ऐसा ही दृश्य रहता है कि जैसे पानीपत की लड़ाई के समय जमुना के उस पार अहमद शाह अब्दाली का कैंप, जमुना के इस पार हिंदुओं का कैंप, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ युद्धशील। इसी तरह से जैसे मान लो कि पार्टीशन का प्रश्न सामने होने के कारण
एक तरफ सारी मुसलमान शक्ति है और एक तरफ सारी हिंदू शक्ति, और हिंदू शक्ति का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व संघ ने करना चाहिए था। और फिर ये दो कैंपों में लड़ाई होती, क्या लड़ाई से घबराने की आवश्यकता है वगैरह रोमांटिक विचार करने वाले लोग। धरती के साथ संपर्क नहीं, क्या परिस्थिति थी इसकी जानकारी में। उस समय इंटरिम गवर्नमेंट था, जवाहरलाल जी उस इंटरिम गवर्नमेंट के प्रमुख थे। कांग्रेस के नेताओं ने, जिन्होंने स्वातंत्र्य संग्राम किया था, इतनी आतुरता आई जिसके कारण गांधी जी को भी अपनी भूमिका छोड़नी पड़ी थी। और फिर इंटरिम गवर्नमेंट जो जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था, उसके सेना भी थी जिसमें हिंदू बहुसंख्यक थे। किसी ने भी यदि विरोध किया होता उस समय, संघ करे या और कोई करे, किसी ने भी विरोध किया होता तो ये रोमांटिक लोग समझते हैं वैसा दृश्य उपस्थित नहीं था कि उधर अहमद शाह अब्दाली का कैंप और इधर पेशवाओं का कैंप, ऐसा दृश्य ही नहीं था। मुसलमानों की और संघ के स्वयंसेवकों की मुलाकात कब होती पता नहीं, लेकिन पहला मुकाबला होता उस सेना के साथ जो जवाहरलाल जी के अंडर थी उस समय, और जिसमें हिंदू बहुसंख्यक थे, उस सेना के साथ पहले मुकाबला होता। और रास्ते रास्ते पर, गली गली में, गांव में और शहरों में उन नेताओं के साथ मुकाबला होता जो भी बहुसंख्यक हिंदू ही थे, लेकिन जो कांग्रेसी और सत्ता के लिए आतुर थे ऐसे नेता। इन दोनों के साथ पहला मुकाबला होता, जिन्ना की हमारी मुलाकातें कब होती इसका पता नहीं, ऐसी वास्तविकता थी। लेकिन इस वस्तु स्थिति को न जानते हुए लोगों ने केवल यह कुछ कहा कि भाई उस समय संघ ने क्या किया। ऐसा था कि उस समय संघ कुछ भी करता या कोई भी कुछ भी करता तो देश में यादवी युद्ध निर्माण होता, जो उस क्राइसिस के समय बिल्कुल ही देश के लिए और खतरनाक ऐसी परिस्थिति थी। उस समय एक स्थिर बुद्धि से, शांत बुद्धि से विचार करते हुए और परिस्थिति में निर्णय लेना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य परम पूज्य गुरुजी ने ठीक ढंग से किया। जो ही सारी स्ट्रेटेजी जानते हैं उनके ख्याल में यह बात है। इससे भी अधिक कठिन प्रसंग निर्णय लेने का, जैसे मैंने कहा कि दुःखस्य सहनायैव रामे चैतन्यमाहितम, एक के बाद एक संकट और क्राइसिस, पूरा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। गांधी हत्या का झूठा आरोप संघ पर लगने के पश्चात और एकदम चारों ओर से जानबूझकर, डेलिबरेटली, मिस्चीवसली संघ के खिलाफ गलत प्रचार किया गया। कई जगह हमले हुए संघ स्वयंसेवकों पर। उस समय जो परम पूज्य गुरुजी का आदेश था, डोंट रेजिस्ट, प्रतिकार मत करो, कितना बुद्धिमानी का था इसका इस समय हम अनुभव ले सकते हैं। सेकंड सिविल वॉर अवॉइड करने का यह जो डिसीजन था कि राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, उसके लिए हम बलिदान कर सकते हैं, यह भी एक क्राइसिस के समय लीडरशिप की जो कसौटी होती है उसका अनुभव हमने किया। तो नेतृत्व के यह जो गुण है, प्रसंग प्रसंग से कसौटी का समय आने के पश्चात ही जो गुण प्रकट होते हैं। वैसे तो लच्छेदार भाषण देगा वो लीडर, ऐसा आजकल बड़ी आसान परिभाषा लीडरशिप की हो गई। हमको एक आदमी ने कहा, बोले लीडरशिप क्या है, वो मैट्रिक फेल था। तो हमने कहा भाई तुम क्या करने वाले हो, पढ़ने वाले हो? बोले उधर तो दिल नहीं लगता। तुमने क्या कुछ धंधा करने वाले हो? बोले ना। तो क्या करने वाले हो? बोले मैं लीडर बनने वाला हूँ। अरे मैंने कहा तुम कैसे लीडर बनोगे? बोले उसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो नसें हैं, नर्व्स, वो जिसकी स्ट्रांग है वो लीडर बन जाता है। ये आज की परिस्थिति है, वो झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन लीडरशिप की जो सच्ची कसौटी है वह क्राइसिस के समय दिखाई देती है। और हर एक क्राइसिस के समय इस तरह के कसौटी पर परम पूज्य ने प्रवेश करने वाले परम पूज्य गुरुजी ने उनको मैसेज भेजा। ये बात ठीक है कि मैसेज 24 घंटा देरी से पहुंचा, उसके पूर्व घोषणा हो गई थी, उसके कारण उनके लिए जाना बाध्य हो गया। लेकिन मैसेज भेजा वो सभी कार्यकर्ताओं के लिए, और जिन्होंने आंदोलन चलाने, राष्ट्र जीवन के किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने आंदोलन चलाने हैं उनके लिए मार्गदर्शक, ऐसा उन्होंने मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि भाई उनको ये बोल देना कि लड़ाई लड़ना है, लेकिन भगवान ने कहा है युद्धस्व विगत ज्वरः। विगत ज्वरः माने ज्वर रहित होते हुए लड़ाई लड़ना है। फाइट विदाउट टेंशन, किसी भी तरह का टेंशन मन पर न रखते हुए लड़ाई लड़नी है। किंतु युद्धस्व विगत ज्वरः, फाइट विदाउट टेंशन। और इस दृष्टि से उन्होंने उदाहरण दिया कि आप यदि कश्मीर में जाते हैं, ऐसा ही उतावलेपना होगा जैसे पानीपत में विश्वासराव के मृत्यु के पश्चात भाऊ साहब पेशवा एकदम अधीर हो गए और फिर इधर उधर का विचार न करते हुए स्वयं फ्रंट लाइन पर चले गए और स्वयं खत्म हो गए, लड़ाई भी खत्म हो गई। इस तरह का अविवेक जैसे भाऊ साहब पेशवा ने किया, ऐसा नेता ने नहीं करना चाहिए। ऐसा एक मैसेज भेजा गया था।
जैसे मैंने कहा 24 घंटा देरी से मैसेज पहुंचा, इसके कारण इसका उपयोग तो नहीं हो सका, लेकिन यह कितना सही था इसका आगे चलकर जो घटनाएं हुई उन्होंने परिचय दिया है। उस समय हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन इस भूमि की उपज नहीं है, यह हमारे लिए सूटेबल नहीं है, फेडरलिज्म नहीं आना चाहिए, इसकी भी चेतावनी परम पूज्य गुरुजी ने दी थी। इसको सप्लीमेंट करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए यूनानिमस इलेक्शन एट द लोएस्ट लेवल एंड फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन के जैसे कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी उन्होंने दिए थे। भाषावार प्रांत रचना का जब समय आया तो भाषावार प्रांत रचना के कारण देश विघटित हो जाएगा, यह बात स्पष्ट रूप से कही थी। पंजाब में जब सब लोग राष्ट्रीय एकात्मता का विचार न करते हुए तात्कालिक राजनैतिक लाभ के लालच में आकर और राजनीतिक नेताओं ने यह प्रचार शुरू कर दिया कि वहां जो गैर सिख हिंदू है उन्होंने उनकी मातृभाषा पंजाबी रही तो भी अपनी मातृभाषा हिंदी है, ऐसा ही सेंसस ऑफिसर के सामने लिखवाना चाहिए। उन दिनों में जब परम पूज्य गुरुजी वहां गए थे, सब लोग नाराज हो जाएंगे इसकी चिंता न करते हुए जब करेस्पॉन्डेंट ने उनको पूछा कि पंजाबी के बारे में आपकी क्या भूमिका है, उन्होंने कहा कि पंजाबी हमारी भाषा है, हमारे गुरुओं की भाषा है, गुरुवाणी हमारे पंजाबी में है और जिसकी जिसकी मातृभाषा पंजाबी है उसने पंजाबी ही मातृभाषा लिखवानी चाहिए। इसके कारण राजनीतिक लोगों को इतना धक्का लगा। दूसरे दिन एक राजनेता को करेस्पॉन्डेंट ने पूछा कि मिस्टर गोलवलकर हैज सेड दिस, तो इसने इतने जल्दी से झटक दिया, कहा मिस्टर गोलवलकर इज नॉट एन ऑफिस बेरर ऑफ माय पार्टी, ऐसा कहा। माने ये बोलना कितना कठिन था, इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए थी, इसका अंदाजा इससे आ सकता है कि जैसे करेस्पॉन्डेंट ने नेता को पूछा कि गोलवलकर हैज सेड दिस, तो नेता कहता है कि मिस्टर गोलवलकर इज नॉट एन ऑफिस बेरर ऑफ माय पार्टी। किंतु इतनी कठिन बात, मुझे स्मरण होता है कि परम पूज्य गुरुजी के महानिर्वाण के पश्चात जो पहली सभा नागपुर में हुई थी, उस समय सर्वोदय के आचार्य दादा धर्माधिकारी इनका भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि गुरुजी से कई पॉइंट्स पर हमारा मतभेद था, लेकिन मैं गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखता हूं क्योंकि यह एक पुरुष हिंदुस्तान में ऐसा था कि जो व्यक्तिगत लोकप्रियता की बिल्कुल चिंता न करते हुए केवल राष्ट्र हित के लिए अनुकूल क्या है यही सोचकर और हिम्मत के साथ वह प्रकट रूप से बोलते थे। ऐसा एक ही पुरुष था, इसलिए मैं इनकी प्रतिष्ठा रखता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया था और दूसरा उदाहरण दिया था कि संयुक्त महाराष्ट्र समिति का आंदोलन जब बिल्कुल पीक पर था उस समय, और भाषावार प्रांत रचना ही एक रामबाण इलाज है, पैनेशिया, ऐसा लोग जब बोलते थे उस समय, बंबई में खड़े होकर जो बोन ऑफ कंटेंशन था और परम पूज्य गुरुजी ने भाषण दिया था कि भाषावार प्रांत रचना के कारण देश का विघटन होगा, तो इतनी हिम्मत और केवल राष्ट्रहित के दृष्टि से बोलना, बाकी जो तात्कालिक सामयिक ऐसे आवेग है, भावनाएं हैं, उनके चक्कर में न आते हुए, ऐसा एक ही महापुरुष यह था। और इसलिए इनके साथ तरह तरह के मतभेद होते हुए भी मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, ऐसा आचार्य धर्माधिकारी ने कहा था। हम जानते हैं कि चीन का आक्रमण तो 1962 में हुआ, लेकिन हम स्वयंसेवक जानते हैं, बाहर के प्रेस करेस्पॉन्डेंट भी जानते थे कि 62 के कई महीने पहले गुरुजी ने यह प्रचार शुरू किया था कि चीन आक्रमण कर रहा है, चीन के लोग अंदर इंट्रूडर के नाते आ रहे। तो राज्यकर्ताओं ने मखौल उड़ाते हुए कहा था, क्या यह गोलवलकर के पास कोई गुप्तचर विभाग है, क्या हैज हिज ओन सीआईडी डिपार्टमेंट, ऐसा बोला। स्वयंसेवकों ने जब गुरुजी को कहा, गुरुजी ने कहा भी गुप्तचर विभाग क्या होगा, लेकिन मातृभूमि के साथ इतनी एकात्मता थी कि मातृभूमि के किसी भी अंग को यदि दुख दर्द होता है तो इनके शरीर को दुख दर्द का अनुभव होता था। यह वास्तविकता उन्होंने बताई, जो वास्तविकता विशुद्ध भौतिकतावादी प्रगतिशील लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जो वास्तविकता है आध्यात्मिक स्तर के लोग कल्पना कर सकते हैं कि इतनी एकात्मता मातृभूमि के साथ कि कहीं भी मातृभूमि को यदि चोट पहुंचती है तो उसका अनुभव इनके शरीर में होना, यह मुझे अनुभव हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा। और कई महीनों के पश्चात फिर भारत सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि हाँ भाई, बहुत दिन से यह इंट्रूजन चल रहा था, हम इन्फिल्ट्रेशन चल रहा था, हमारा इधर ख्याल नहीं था। यह बात बाद में उनको स्वीकार करनी पड़ी। राज्यकर्ताओं की वृत्ति क्या थी हम जानते हैं, किंतु विशुद्ध राष्ट्र भक्ति की भावना होने के कारण जिस समय जेल में थे पत्र व्यवहार चला। पत्र व्यवहार में कहीं भी आत्मसमर्पण वाला ऐसा भाव नहीं था।
लेकिन साथ ही साथ कटुता भी नहीं थी। और यह कहा गया था कि कम्युनिज्म का बहुत बड़ा संकट खतरा हमारे सामने है। यह अधिक अच्छा रहेगा कि शासकीय स्तर पर आप और सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर हम दोनों मिलकर संयुक्त प्रयास कम्युनिज्म के खिलाफ हम करें। यह बात वहां स्वीकार होने जैसे नहीं थी। जवाहरलाल जी को यह पसंद नहीं आई। किंतु जैसे ही बैन हट गया, कितना नुकसान हुआ सब जानते हैं, अधिक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। तो कहा कि भाई ठीक है, किंतु कटुता रखना ठीक नहीं है। अपने ही होठ है और अपने ही दांत है। अपने ही दांत ने यदि अपने होठ को चबा लिया होगा गलती से, तो इसके लिए गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं। वयम पंचाधिकम शतम, यही भावना रखनी चाहिए। इतना उदार दृष्टिकोण उन्होंने उस समय दिया, जिसका आगे चलकर परिचय फॉरगेट एंड फॉरगिव में परम पूज्य बाळा साहब ने भी दिया। वही परंपरा चल रही है और इसका परिणाम भी रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल जी उस समय यहाँ नहीं थे, रिजोल्यूशन पास किया कि स्वयंसेवकों के लिए हम कांग्रेस के दरवाजे खोलते हैं। किंतु कोई जल्दबाजी की भी बात नहीं थी, कोई निर्णय बदलने की बात नहीं थी। संघ तो जैसे कि वैसा ही था। जवाहरलाल जी आ गए, रिजोल्यूशन फिर से रिवर्स हो गया। कई लोगों का ऐसा ख्याल है, मैं तो राजनीति जानता नहीं, लेकिन कई लोगों का ऐसा ख्याल है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का उनकी आयु यदि और लंबी होती तो शायद भारतीय जनसंघ का निर्माण ही आवश्यक न प्रतीत होता। ऐसा कई लोगों का कहना है। सही है गलत है, मेरे जैसा राजनीति में अज्ञानी आदमी कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इन सब परिस्थितियों में से ना यश के कारण एकदम दिमाग में गड़बड़ आ गई, ना संकटों के कारण एकदम डिमोरलाइजेशन हुआ, और अतिशय कठिन परिस्थिति में भी जो सरकार को पत्र लिखे, तेजस्वी पत्र लिखे, कोई फिक्र की बात नहीं है। आने के बाद कटुता छोड़कर कहा कि वयम पंचाधिकम शतम, इस भावना से काम किया जाए। इतने उच्च स्तर पर जाना यह राजनीतिक लोगों का स्वभाव हो नहीं सकता। और फिर आगे जैसे चाइना का संकट आ गया, उस समय भी पाकिस्तान का 65 का आक्रमण हुआ, उस समय भी 71 के बांग्लादेश के लड़ाई के समय भी इसी वयम पंचाधिकम शतम वृत्ति का उन्होंने परिचय दिया। यह बात ठीक है कि बीच में लाल बहादुर शास्त्री जब आए थे, उन दिनों में इस प्रवृत्ति की कुछ कदर थी। लाल बहादुर शास्त्री ने परम पूज्य गुरु जी को बुलाया था। और यह भी लोग ऐसा सोचते हैं, कहां तक सही गलत है यह बताना मेरे लिए कठिन है, कि लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आयु यदि अधिक लंबी होती तो इतिहास का क्रम बदल जाता, ऐसा लोग कहते हैं। किंतु सभी प्रसंगों में संघ का विरोध कर रहे, संघ को गाली दे रहे, इसलिए सबका सब समय विरोध किया जाए, ऐसी बात नहीं। राष्ट्र पर आपत्ति है तो उस समय कोई आपस के वैर की चिंता करना ठीक नहीं है। कंधे से कंधा लगाकर खड़ा होना चाहिए। इस वृत्ति का परिचय दिया। और हम जानते हैं कि इस तरह से जहां जहां संकटमय परिस्थिति थी वहां अभूतपूर्व धैर्य का परिचय दिया। एक के बाद एक संकट ही आए। दीनदयाल जी की मृत्यु, डॉक्टर रघुवीर जी की मृत्यु, एक के बाद एक संकट, किंतु धैर्य कायम रखते हुए आगे का रास्ता निकाला। और यह सारा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र जीवन के मार्गदर्शन का भी काम किया, स्थिर बुद्धि से। थोड़ा बहुत संकट जब आ जाता है तो लोगों का दिल हिल जाता है, लेकिन सारे संकटों के पहाड़ सर पर आ रहे हैं तो भी बुद्धि को स्थिर रखते हुए जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में ठीक ढंग से मार्गदर्शन किया। केवल उदाहरण के लिए यदि बताया जाए, जैसे भारतीय मजदूर संघ में मैं काम कर रहा हूं, पहले से जो बात सोची गई थी विजयादशमी 1925 से, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल संगठन का काम करेगा, तभी से यह सोचा गया था कि साध्य साधन विवेक क्या है। परम वैभवम नेतुमेत स्वराष्ट्रम, यह साध्य है। उसके लिए साधन है विधायास्य धर्मस्य संरक्षण, उसका आधार है विजयत्री संहता कार्य शक्ति। तो हिंदुओं की विजयशालिनी संगठित कार्य शक्ति यह आधारभूत है, यह आधारभूत कार्य संघ करेगा, संगठन के अलावा हम और कुछ नहीं करेंगे, यह कहा गया। उस समय भी प्रश्न आए थे कि संघ यदि केवल दक्षारंभ करने वाला है तो परम वैभवम तक कैसे पहुंचेंगे। तो यह कहा गया था
कि संघ तो केवल अपना आधारभूत कार्य करेगा, संस्कार स्वयंसेवक और संगठन निर्माण करने का कार्य करेगा, और संघ से संस्कार और प्रेरणा प्राप्त किए हुए स्वयंसेवक राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिद्धांतों के प्रकाश में वहां कार्यों की रचना और विचारों का विकास करेंगे। ऐसा जो उस समय कहा गया था परम पूजनीय डॉक्टर जी के जीवन काल में, उसको अमल में लाने का अवसर परम पूजनीय श्री गुरु जी के जीवन में आया। और उसके कारण हम देखते हैं कि संघ ने संगठन का ही काम किया, संघ स्थान छोड़कर संघ कहीं गया नहीं। लेकिन जैसे पहले सोचा था कि संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त किए हुए स्वयंसेवक राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए कार्यों की रचना और विचारों का विकास करेंगे, तो विद्यार्थी क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य का जो सूत्रपात हुआ, फिर विवेकानंद हो, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, विद्या का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में स्वयं सेवकों ने संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त करते हुए प्रवेश करने का जो काम था उनके ही जीवन काल में प्रमुख रूप से हुआ है, ऐसा हम देखते हैं। और जिसके लिए संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त हुआ, इतना नहीं तो उनका मार्गदर्शन प्राप्त था। अब हम भारतीय मजदूर संघ में काम करते हैं तो इसके कारण आर्थिक क्षेत्र में कितना स्पष्ट और उचित मार्गदर्शन था, इसका हमें डायरेक्टली अनुभव आना स्वाभाविक था। केवल उदाहरण के लिए बताता हूं, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के नाते हम लोग जब मॉस्को गए, हिरेन बाबू हमारे साथ थे, हिरेन मुखर्जी। अब हमारी फ्रीली बातचीत चलती थी, हम भी बंगाली भाषा में जो उनके छोटे भाई के जैसे बोलते थे। तो ने कहा भाई तुम्हारा संघ वालों का शासन आ जाएगा तो काशी के पंडों का और टाटा बिरला का राज आ जाएगा। हिरेन बाबू धर्मशास्त्र जानने वाले थे, किंतु बोले ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म यह है कि यावत प्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भिमन्येत सस्तेनो दंडमरति वगैरह। जैसे वो रुक गए, मैंने कहा कि हिरेन बाबू एक बात बताऊं। बोले क्या? हमने कहा कि भारतीय मजदूर संघ के नाते हमें नेशनल लेबर कमीशन के सामने मेमोरेंडम देने का काम पड़ा और प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में हिंदू कंसेप्ट क्या है यह हमें पूछना था। हम मार्गदर्शन के लिए और किसके पास जाते? गुरुजी के पास जाते। तो गुरुजी ने हमको यही श्लोक बताया जो आप बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा यूर गोलवलकर हैज सेड इट। हमने कहा गोलवलकर हैज सेड इट। बोले नाउ दैट यू आर सेइंग दैट आई कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट इट। हमने कहा नहीं, उन्होंने बोला। और हमने कहा बोला या मुझे माने नहीं कह रहा हूं, उनके कहने पर हमने हमारे मेमोरेंडम में वो श्लोक डाला है और वो छपा हुआ है। वो आपको मेमोरेंडम भी मैं उसकी प्रिंटेड कॉपी आपको दे सकता हूँ। ये जब सुना तो 1 मिनट तो वो कुछ बोले ही नहीं, और फिर इतना ही कहा कि बोले ऐसा लगता है कि वी विल हैव टू रीइवैल्यूएट योर लीडर। आपके नेता का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। हमारे पास तो कुछ गलत इंफॉर्मेशन पहुंच जाती। एक छोटी सी घटना हमने आपको बताई। उनके सामाजिक मत प्रदर्शन के कारण कभी एक आध बार बाउंडर भी खड़ा हुआ है, हम जानते हैं। लेकिन जो जानकार लोग हैं यह जानते हैं कि सामाजिक विषयों में स्पष्ट धारणाएं थी। लेफ्टिस्ट लोगों ने जानबूझकर गलतफहमी फैलाई, यह बात दूसरी है, किंतु स्पष्ट धारणा थी कि आज एक भी वर्ण हिंदुस्तान में नहीं है, एक भी जाति हिंदुस्तान में नहीं है। हम पॉजिटिव स्टैंड लेकर काम करें, सब हिंदू हम एक है, यही स्टैंड है। एक ही जाति है हिंदू, एक ही वर्ण है हिंदू। और फिर वो मजाक में कहते थे कि यदि वर्ण का ही नाम देना हो तो सारे शूद्र है और कुछ नहीं है। और इसलिए वो कहते थे कि भाई सभी को हिंदू बनाना है, सभी को यज्ञोपवीत दीजिए। स्पृश्यास्पृश्य भेद वगैरह सब गलत है, अस्पृश्यता बिल्कुल असम्मत है, सब हम हिंदू एक है। तो जो अस्पृश्य कहे जाते हैं उनको भी यज्ञोपवीत किसी विधि के साथ देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि तुमको भी गोत्र दिया है, कश्यप तुम्हारा गोत्र है। सभी जिनका जिनका गोत्र उनको पता नहीं है, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस रहे, ट्राइबल्स रहे, शेड्यूल कास्ट रहे, सबको कश्यप गोत्र देना चाहिए, ऐसी हमारी परंपरा है। तो गोत्र के साथ उनको यज्ञोपवीत दिया जाए और सबको मिलकर एक संगठन खड़ा किया जाए। इस तरह की भावनाएं उनके मन में सामाजिक विषय में थी। ये तो लेफ्टिस्टों का धंधा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ न कुछ निर्माण करते जाना सब। और इतनी दूरदृष्टि थी। अधिक बोलना इस समय बड़ा कठिन है। जैसे मैंने कहा कि थोड़े समय में और एमएससी का सारा केमिस्ट्री का कोर्स पूरा नहीं हो सकता।
किंतु एक उदाहरण के नाते बताता हूं कि आज पर्यावरण का प्रश्न इतना तकलीफ देने वाला है, टेक्नोलॉजी का प्रश्न इतना तकलीफ देने वाला है, किंतु ऐसे विषयों पर बहुत पहले जब पर्यावरण के बारे में कोई सवाल लोगों के दिमाग में नहीं था, तब उन्होंने चेतावनी दी थी कि डोंट रेप द नेचर, यू हैव टू मिल्क द नेचर। नेचर पर बलात्कार करना नहीं है, तो उसको केवल उसका दोहन करना है। हमें कोऑपरेशन विद द नेचर करना है, हमें कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नेचर करनी नहीं है। और कॉन्क्वेस्ट की भावना लेकर करेंगे तो तरह तरह के इम्बैलेंसेस निर्माण होंगे। यह बात उन्होंने, जब दुनिया के साइंटिस्ट के सामने यह प्रश्न नहीं था, तब उन्होंने यह चेतावनी दी थी। हर दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं तो क्या मानवता के लिए, क्या अपने राष्ट्र के लिए, हिंदू इस नाते सभी दृष्टि से, और कितना लंबा विचार उनके सामने था। और इस तरह का व्यक्ति, इतनी दूरदृष्टि, नेतृत्व की इतनी क्षमता, और फिर सारा होते हुए अपने बारे में यही धारणा कि मैं कुछ नहीं। मैंने आखिरी में उन्होंने जो कहा वह तो है ही कि मेरा स्मारक भी मत बनाओ, लेकिन आप में से कई जो थोड़े उम्र में मेरे जैसे, उनको स्मरण होगा कि बीच में धर्मयुग नाम का जो साप्ताहिक निकलता है, इस धर्मयुग ने विभिन्न नेताओं के हस्ताक्षर इकट्ठा पब्लिश करने का सोचा था। तो हस्ताक्षर के साथ कुछ न कुछ संदेशा भी लिखा जाता है, मैसेज। सभी नेताओं के मैसेजेस थे। सबसे छोटा मैसेज गुरुजी का था, और वह इतना ही था, मैं नहीं तू ही, मैं नहीं तू ही। मैं समझता हूं कि परम पूजनीय श्री गुरुजी के मन का, हृदय का, आत्मा का संदेश इसमें है, मैं नहीं तू ही, मैं का कुछ पता ही नहीं। जैसे नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की कसौटी यह कही गई है, तब सुख सुखित्व, उसके सुख में अपना सुख है, मेरा अपना अलग सुख कुछ नहीं है, तो मैं नहीं तू ही, यह उनके जीवन का संदेश। और इस दृष्टि से जब से काम हाथ में लिया तब से अंत तक 33 साल तक लगातार भारत भ्रमण करते रहे, संघ कार्य के छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स पर ध्यान रखते रहे, एक एक स्वयंसेवक का मोल्डिंग बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है यह देखते रहे, उनका संपर्क का क्षेत्र और परिचय का क्षेत्र इसका विचार किया। तो मैं समझता हूं कि महात्मा जी को छोड़कर और कोई नेता हिंदुस्तान में इस शताब्दी में नहीं हुआ कि जिसका संपर्क का और परिचय का क्षेत्र इतना विस्तृत होगा। और जहां तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है, महात्मा जी की तुलना में भी इनके पारिवारिक संबंध अधिक थे। और जहां तक हरेक की इतनी दखल लेना कि एक एक पत्र का अपने हाथ से उत्तर देना, हाथ से लिखा हुआ, टाइप करते हुए और केवल हस्ताक्षर नहीं, तो हाथ से लिखा हुआ पत्र व्यवहार इस शताब्दी में सबसे ज्यादा गुरुजी का रहा, ऐसा हम कह सकते हैं। इस शताब्दी की लॉन्गेस्ट पिटिशन गुरुजी के नेतृत्व में दी गई गोरक्षा के बारे में, और तब तक का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सत्याग्रह उनके नेतृत्व में हुआ, उनके रहते हुए, उनके प्रेरणा से हुआ। जैसे सुभाष बाबू ने कहा है कि गांधी जी के सभी सत्याग्रहों का विचार किया तो किसी भी एक सत्याग्रह में ज्यादा से ज्यादा संख्या जेल में जाने वालों की 60,000 थी, उससे अधिक संख्या और गांधीयन टेक्निक के मुताबिक अधिक अच्छे ढंग से किया हुआ सत्याग्रह तो वह उनके जीवन काल में हुआ। यह सारी बातें जब हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका कैरेक्टराइजेशन करना कहाँ तक संभव होगा। वर्सटाइल जीनियस ऐसा कहा जा सकता है। अलग अलग शास्त्रों का उनका अध्ययन था, अलग अलग लोगों से बात करते थे, ऐसा लगता था कि इनके शास्त्र के यही विशारद है। इतनी वर्सटाइल जीनियस, एक एक व्यक्ति के बारे में उनका दिल टूटता था, इतनी सरल रहता। यह जो सारा उनका व्यक्तिमत्व था, कहाँ तक उनका कैरेक्टराइजेशन संभव होगा। हमारे बाबूराव चौथाई वाले प्रयास कर रहे हैं, हमने उनको कहा कि आप आकाश को आलिंगन देने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा ही लगता है। तो ये कि कहाँ तक संभव होगा कहना कठिन है। आज के इस पवित्र अवसर पर हम जितना अपने से हो सके उतना उनका पवित्र स्मरण करते हुए, और अपने यहाँ जो कहा गया कि प्रयास यही करो कि शिवो भूत्वा शिवम यजे, शिव का यजन करना है तो स्वयं शिव बनने का प्रयास करते हुए शिव का यजन किया जाए। इस बुद्धि से हम उनका स्मरण करें, इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है।